Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing good. It's my pleasure to welcome you all in today's webinar, which is about digital marketing strategies. Am I audible to you all? Oh, that's great. Thank you, everyone. Let me introduce myself first. I'm Fariha Bahadur, the host of today's session, and we have our guest speaker, Ms. Zunaira Rahman. A very warm welcome to you, ma'am. Welcome, ma'am. Let me introduce her in short. She is a digital marketing expert with over 5 years experience. Her expertise lies in social media marketing, SEO, and shop designing, etc. And besides this, the most amazing thing I like is she owns her agency named Digital Aspire, and for a woman, it's a good thing. Great job, ma'am. I am so inspired of this. And she has trained over 300 plus individual from her digital marketing course. And due to her, we can say, best performance or hard work, she was awarded with Binte Hawa Achievement Award. And I'm so amazed by this, and it's such an honor for her. Congratulations, ma'am. I'm personally following her on LinkedIn, and when I see her post, she has gone to somewhere delivering um a session, and a woman in such leading role. I'm so inspired of her, and she's one of my favorite mentor. Uh, that's all from my side, and welcome, ma'am. It's over to you. You can start and proceed with the session. The virtual floor is all yours. थैंक यू सो मच फरीहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी इंटर्नशिप पाकिस्तान को। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज ये सेशन ये वेबिनार आप लोगों के साथ इसमें मैं डिस्कशन कर सकूँ रिलेटेड टू माय फील्ड। और थैंक यू सो मच फरीहा, आपने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पता ही होगा अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। बट अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली मैं चूंकि ये वेबिनार इस वजह से रखा गया है ताकि आपको डिजिटल मार्केटिंग की सारी नॉलेज जो है वो यहाँ पे दी जाए कि एक्चुअली में मेरी फील्ड है क्या और मैं क्या पढ़ रही थी, मेरी इस फील्ड में मैं कैसे आई और मेरा कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ इस फील्ड की तरफ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सेशन से फायदा होगा। एट द एंड ऑफ द सेशन में कुछ मतलब आप लोगों से जो है आप लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं ताकि मुझे आइडिया हो कि भाई आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, सो बिस्मिल्लाह करते हैं, हम अपना सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा। Yes, सो ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन अगर स्टार्ट करूं यहाँ से, मैं बेसिकली केपी के की एक गांव है मानसेरा बालाकोट, आप सब जानते होंगे। एबटाबाद मानसेरा, मैं बेसिकली वहाँ की हूँ। और मेरी जो जितनी भी स्टडीज़ हैं या मेरा कैरियर बिल्ड हुआ है वो सारा का सारा पेशावर में हुआ है। मैंने स्टडीज़ अपनी पेशावर में की है, मैं पेशावर में पली बड़ी हूँ। और मेरा जो है इस तरह का कोई सीन नहीं था कि लाइक मैंने पढ़ के कुछ अपना कुछ इतना बड़ा कुछ करना था। बट वो मेहनत उस टाइम फिर इतनी करनी पड़ी कि ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट होते हो तो आपको सबसे ज्यादा टेंशन ही होती है, और एज अ फीमेल आपको सबसे ज्यादा टेंशन ही होती है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे और आपका क्या गोल है। सो मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता था कि मैं फ्यूचर में क्या बनूंगी या मैं क्या करूंगी। तो मैंने जो है स्टार्ट लिया, जब मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई, मैंने कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया, तो उस टाइम तक मुझे यूज करने की परमिशन नहीं थी, बट मुझे कंप्यूटर मेरे घर में जरूर मेरे फादर ने मुझे लेके दिया हुआ था।
जब कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर मेरे घर में होता था, लैपटॉप आता था तो लैपटॉप मेरे घर में आता था। सो मुझे टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेरे फादर ने मुझे काफी जो है वो गाइड किया। बट आपको पता है कि जब मोबाइल सबके पास होते थे तो मेरे पास नहीं होता था, तो मुझे एक क्यूरियोसिटी होती थी कि आखिर इस मोबाइल को हम किस तरीके से यूज करते हैं, या इसमें जितने भी हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आने लगे, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। खैर इंस्टाग्राम तो उस वक्त इतना ज्यादा नहीं था, बट फेसबुक उस वक्त बहुत ज्यादा था। सो मैंने क्या किया, मैंने लाइक एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि अब क्या करना है। मैं जब यूनिवर्सिटी में एंटर हुई तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। मैंने बहुत सारी फील्ड सेलेक्ट की थी, बट मुझे कुछ समझ फिर भी नहीं आ रहा था कि जाना किस में। लेकिन चूंकि मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी मैंने कंप्यूटर साइंस में किया था, तो इस वजह से फिर मेरा इंटरेस्ट था कि आप कंप्यूटर साइंस की तरफ ही जाना है। हाँ है तो सही। और फिर उसके बाद लाइक मेरा इंटरेस्ट जो था, जब मैं यूनिवर्सिटी में इंटर हुई और फर्स्ट सेमेस्टर मेरा था, तो मैंने उस टाइम से कुछ डिसाइड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सारी चीजें अब खुद देखनी होती हैं। अब आपको लाइक इतना अपने ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होना पड़ता है कि लाइक नहीं, आप खुद करो तो वो जरा ज्यादा बेहतर लगता है। सो मैंने फिर क्या किया, यूनिवर्सिटी में ही मैंने अपनी जो स्किल्स है, मैंने जरा थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ है। मैंने जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप हमारे साथ इंटर्नशिप कर लें। और इंटर्नशिप भी कैसे इंटर्नशिप थी कि जिसमें हमें डेटा कलेक्ट करना था मुझे अपनी पूरी यूनिवर्सिटी से। तो मुझे इस तरह की एक इंटर्नशिप मिली थी और वो 3 मंथ्स की इंटर्नशिप थी। जब वो इंटर्नशिप मुझे मिली उसके बाद लाइक मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पोस्ट करना शुरू किया, तो वहीं से मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी थी। अब उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, बट उस टाइम से मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट कर दी थी। मैं फेसबुक पे पोस्ट करती थी, कोई भी सेशन होता था मैं उसको फेसबुक पे अपलोड कर देती थी। ये 4-5 साल पहले की बात है, 2019 की बात है। और उस टाइम से मैंने जब इस पे वर्किंग करना स्टार्ट की तो वो दिन था और आज का दिन है, तो मेरी प्रोफाइल पे आपको काफी फर्क नजर आएगा कि पहले कौन से सेशंस होते थे। मैं एज अ होस्ट, जिस तरीके से आज फरीहा होस्ट है तो इसी तरीके से मैं भी होस्ट करती थी मुख्तलिफ इवेंट्स को अपनी ही यूनिवर्सिटी में। लेकिन आपको पता है कि एक फिर एक आपका ड्रीम बन जाता है, आपका एक गोल सेट होना शुरू हो जाता है कि मैंने कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो मैंने कुछ अपने 3 गोल सेट कर लिए थे कि मैंने इन तीनों में से कोई एक तो सेलेक्ट करना ही है। जैसे एक तो मेरा ड्रीम था कि या तो मैं बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊं, या तो मेरा ड्रीम था मैं अपना बिजनेस कर लूं, या फिर मेरा ड्रीम था कि मैं गूगल या फेसबुक की कंपनी में जॉब करूं। ठीक है ये मेरे टॉप 3 कह लें कि ड्रीम्स थे। इसके अलावा एक और ड्रीम भी था, बट वो आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन ये है कि मेरे ये 3 ड्रीम्स जो है वो मैंने सेलेक्ट किए हुए थे कि मैंने कुछ ना कुछ तो करना है। बट जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब मैं पढ़ रही थी यूनिवर्सिटी में ही, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो मेरे लिए नहीं है। उसकी मेन वजह मैं आपको बताती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको पता है कि कोडिंग है, इसमें आपको सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, इसमें आपको वेबसाइट डेवलप करनी होती है, वो भी कोडिंग से। इसके अलावा एप्लीकेशन बनाना। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। उसकी एक मेन वजह ये भी थी कि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था, मुझे कोई समझाने वाला या गाइड करने वाला नहीं था। सारे यूनिवर्सिटी में सबका यही हाल था कि बस सबने रटा मारना और सब एक ही तरीके से काम करते थे। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने जाना किस फील्ड में। फिर जब हमारी समर वेकेशंस हुई तो मैंने ये रियलाइज़ किया, मेरी एक फ्रेंड थी वो बिजनेस कर रही थी और वो थी बीबीए डिपार्टमेंट की। तो मैंने सोचा कि अगर ये अपना बिजनेस कर रही है तो फिर मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने उसी टाइम ही अपना उससे ज़रा थोड़ा सा मशवरा लिया, और उसके साथ मैंने जब काम स्टार्ट लिया तो मैंने अपना एक छोटा सा ब्रांड ओपन किया था जोनीस कलेक्शन के नाम से। और उसमें मैंने फिर अपना काफी सारे प्रोडक्ट्स उसमें मैंने अपने सेल किए थे। अब ये जो मेरे फॉलोअर्स हैं ये मेरे 5 साल पुराने फॉलोअर्स हैं। मैंने इस पे, आप कहेंगे कि मैंने इस पे काम क्यों नहीं किया हुआ। इसमें मैंने काफी दफा काम किया और काफी दफा काम स्टॉप भी हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जब आप 2-3 बिजनेसेस एक साथ लेके चलो तो फिर आपका एक भी ठीक नहीं चलता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है ना मतलब एक बिजनेस ओपन करें, लेकिन उसको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है ना। सो इस वजह से मैंने ये सबसे पहले स्टार्ट लिया था जोनिस कलेक्शन। और इसका पहले जो मेन मकसद था वो कपड़ों का कारोबार था। ये बेसिकली था क्लॉथिंग से रिलेटेड। मेरे पास मुख्तलिफ जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉक्स वगैरह हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे 2 पीस सूट थे, 3 पीस सूट थे। अ, कभी भी एक बंदा जो है वो वैसे ही सक्सेसफुल नहीं हो जाता। मैंने इस बिजनेस से काफी कुछ सीखा। जब मैंने जोनिस कलेक्शन ओपन किया था ना, तो मुझे यूज करना नहीं आता था कि लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये फील्ड सीखनी चाहिए।
तो मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने भी मुझे मशवरा यही दिया कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लो। अब आप देखेंगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, लेकिन मैंने स्टार्ट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग से ले लिया। सो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप जो है अगर आप किसी भी फील्ड से हैं तो आप जो है डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, या आप अमेजोन क्यों कर रहे हैं, या आप ई कॉमर्स क्यों कर रहे हैं। ये आपके अपने इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मेरा चूंकि इंटरेस्ट फिर बिजनेस का भी था, ऑब्वियसली मेरा एक माइंडसेट था कि मैंने अपना बिजनेस भी करना है, तो मेरा ये सबसे पहला बिजनेस था। और जब तक एक बिजनेस जो है वो आपको पता है बहुत सारे फेलियर से हम गुजरते हैं। तो जब एक बिजनेस, दो तीन बिजनेस आपके फेल होते हैं, तो उस वक्त इंसान जो है अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपका एक बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इंसान ईगो में आ जाता है। तो मेरी ये बात हमेशा याद रखें कि फेलियर से आपने परेशान या डरना नहीं है। ठीक है। पहली बात तो ये कि जब मैंने जोनिस कलेक्शन स्टार्ट किया तो वही ऑब्वियसली मुझे ये फेस करने को मिला कि मुझे यहाँ से सेल्स नहीं आ रही थी, मुझे यहाँ से ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग को समझने की कोशिश की कि आया जो डिजिटल मार्केटिंग है वो क्या चीज़ है। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे ना आपको अपना एक और मैं आप लोगों का टाइम तो लिया है, आप लोग मैच देख रहे होंगे, बट ये सेशन जो है वो 2 दिन 3 दिन पहले ही अरेंज हो चुका था। सो मुझे भी आइडिया नहीं था कि इस दिन मैच होता है। मुझे सारे लोगों ने कहा कि आपने बड़े गलत टाइम पे सेशन रखा है। बट ये आप लोग देख लें कि अगर आप लोग अपना अपने टाइम को अगर सही जगह इन्वेस्ट करें तो ये आपकी अपनी आपकी अपनी बेहतरी के लिए। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, इसमें आपकी बेहतरी है। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है, ये बहुत आसान है, ये फीमेल्स के लिए बहुत इजी है, और फीमेल्स इसमें बहुत इजीली आगे जा सकती हैं। तो सबसे पहले जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने बिजनेस इंडस्ट्री मैंने सेलेक्ट की थी कि मैं क्लॉथिंग ब्रांड पे स्टार्ट लूंगी। मैंने अपना बिजनेस नेम भी डिसाइड कर लिया था कि मेरा बिजनेस नेम क्या होगा। ठीक है, आप भी इस चीज को फॉलो कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने फॉलो किया। मैंने शुरू में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, मैंने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं की थी। मेरे साथ कुछ ऐसे सेलर्स थे जिनकी प्रोडक्ट्स में पिक्चर्स वगैरह मैं लेती थी और मैं यहाँ पे ना फेसबुक पे अपलोड करती थी। जब मैं यहाँ फेसबुक पे अपलोड कर देती थी, मेरे पास कोई कस्टमर आता था तो फिर उसके बाद मैं वो डिटेल्स होलसेलर को भिजवा देती थी, तो मेरा वो ऑर्डर आगे फॉरवर्ड कर देते, मतलब कस्टमर को पहुंचा देते थे। तो मैंने इस तरह काम किया था, एज अ रिसेलर मैंने इस पे काम किया था। ठीक है, इसको एज अ रिसेलर कहते हैं इसको। मतलब एक एक बंदे के पास हजारों क्वांटिटी में माल मौजूद है, और मैं क्या करती हूँ, उसकी पिक्चर्स वगैरह लेके अपने पास से अपलोड करती हूँ, अपने ब्रांड के थ्रू प्रमोट करती हूँ। मुझे ऑर्डर आते हैं, मैं डायरेक्टली उस बंदे को पहुंचाती हूँ, वो बंदा जो है कस्टमर तक ऑर्डर पहुंचा देता है। तो ना मेरी इन्वेस्टमेंट होती है ना मेरा डिलीवरी होता है, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रॉफिट मिल जाता है। तो मैंने एज अ रिसेलर स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, और इन्वेस्टमेंट मैंने तकरीबन कह ले मैंने काफी कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लिया था। मैंने आई थिंक 15 के टू 20 के से स्टार्ट लिया था। ठीक है, मैंने कम ही क्वांटिटी में मैंने कपड़े मंगवाए थे, और ये थे 2 पीस सूट थे। 2 पीस सूट थे ज्यादातर। और उसमें मैंने क्या किया था, मैंने वो सारे के सारे सेल कर लिए थे और अच्छे सेल हो गए थे। कपड़ों के कारोबार में वैसे ही बड़ी बरकत रही है, मेरा ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। फिर उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक्स का भी स्टार्ट किया। कॉस्मेटिक्स में मैंने जो है वो कराची से ही कॉस्मेटिक्स मंगवाई थी, और वो 5000 मैंने पहले इन्वेस्टमेंट की थी। मैंने कहा चले चेक करती हूँ, तो उसमें भी मेरे पास अच्छी खासी प्रोडक्ट्स आ गई थी। तो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स में ये होता है कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब एज अ डील अगर आप सेल करो तो आपकी एज अ डील सेल हो जाती हैं, लेकिन एक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं होती। तो मैंने काफी कम कम इन्वेस्टमेंट करके ना पहले मैंने चेक किया है कि मेरा कौन सा बिजनेस जो है वो जरा ज्यादा बेहतर चलता है। इसके अलावा मैंने शूज का बिजनेस भी किया, इसी में ही शामिल किया, इसी में ही जोनिस कलेक्शन में ही मैंने सारी चीजें शामिल की। उसके बाद मेरा अबाया में जरा ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा, तो फिर मैंने अबाया भी इसमें शामिल कर लिया। ये मैंने 2 3 दफा इस ब्रांड को रीडिजाइन किया है। ठीक है, मतलब पहले इसका लोगो कुछ और था, फिर इसका लोगो कुछ और था, फिर क्योंकि हर बिजनेस को मैंने टच किया, तो पहले मैंने अपने ऊपर ट्राई किया, अपने बिजनेस के ऊपर ट्राई किया। इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी थी, मेरा किसी के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं था, मैंने किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं था। अलबत्ता सिर्फ मेरे फादर ही मेरे साथ पार्टनर ही रहे हैं, इसके अलावा मेरे साथ और कोई पार्टनर नहीं था। ठीक है, तो
बस हम मिलके ही मैंने ये काम किया है इस पे। और जो सीखा मैंने अपने ऊपर अप्लाई करके सीखा। तो यहाँ से मैंने सीखा कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं आएगा तो मैं कैसे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ना अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ। अब पहले तो मुझे पता नहीं था कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है। मुझे भी आपकी तरह यही लगता था कि डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्टिंग करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो मार्केटिंग की डेफिनेशन को हम देखें कि मार्केटिंग एक्चुअली में क्या होती है। मार्केटिंग अगर आप देखें तो मुख्तलिफ हमारे पास जैसे और भी ब्रांड्स हैं जो कि अपनी प्रोडक्ट्स को थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट्स कह लें और सेल करते हैं, लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे तो खैर सर्विसेज सेल करते हैं, वो भी मैं आऊंगी उसकी तरफ। सो हमारा ये रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि हम जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या जितनी भी सर्विसेज हैं, हम उसको सोशल मीडिया पे या वेबसाइट के जरिए या इस तरीके से हम उसकी मार्केटिंग करते रहे हैं। तो हम बेसिकली जो मार्केटिंग अगर आप देखें, आप अपने बाजार जाते हैं, बाजार में आप देखते हैं बहुत सारे दुकानदार जो है वो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक ने भी जूता बेचना है तो दूसरे ने भी जूता बेचना है, कपड़े बेचने हैं दूसरे ने भी वही कपड़े बेचने हैं। तो कोई यूनिक बिजनेस आइडियाज नहीं है। अगर आप यूनिकनेस के साथ आएंगे ना तो बहुत ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, बहुत ज्यादा आपके लिए, मैं कहती हूँ आपके कस्टमर्स बहुत ज्यादा होंगे, आपको लोग जानेंगे, बड़ी जल्दी पहचानेंगे। तो ये चीज आपके लिए बहुत परफेक्ट हो जाएगा कि अगर आप जो है ये कर लें। मैं इसको हाइड कर देती हूँ। ओके, तो मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को इन अ यूनिक वे सेल करें। ठीक है, ये नहीं है कि आप बस जो अगला बंदा बेच रहा है आप भी वही बेचना शुरू कर दो। जो अगले बंदे ने प्राइस बेची है आप उससे कम प्राइस में बेचो। ठीक है, आप कम प्राइस में बेच के उसके साथ कंपटीशन कर रहे हो, बट आपकी प्रोडक्ट में और उसकी प्रोडक्ट में क्या फर्क है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मार्केटिंग का मेन मकसद ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल योर प्रोडक्ट और सर्विसेज इन अ यूनिक वे। अब आप मुझे बताएं कि कौन से ऐसा ब्रांड है कि जो आपको अट्रैक्ट करता है और जिसका आपको लगता है कि वो बड़ी यूनिक प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करता है, इन अ यूनिक वे सेल करता है, या जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है। मैं आपको एक मजे की स्टोरी बताती हूँ। इंडिया की एक बिस्किट कंपनी है। उन्होंने क्या किया था, वो अभी बिल्कुल न्यू थी कंपनी। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल न्यू ब्रांड था। अब वो बिस्किट की कंपनी है और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी क्या बनाई कि हमने बिस्किट्स तो बना लिए, अब सेल कैसे करना है। तो उन्होंने सेल करने का ना एक तरीकेकार सोचा। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 बंदे सेल्स के 5 बंदे उठाए, उनको उस शहर के डिफरेंट बाजारों में उनको भेजा। ठीक है, मतलब शॉप्स में भेजा उनको। और उन्होंने क्या किया, सेल्स के बंदे जब एक शॉप पे जाते थे तो उसको कहते थे, दुकानदार को कहते थे कि भाई आपके पास वो वाला बिस्किट है। तो दुकानदार तो आगे से कहता था कि नहीं मेरे पास तो वो वाला बिस्किट अभी नहीं है। फिर जब दूसरा सेल का बंदा जब दूसरे किसी शॉप पे जाता था तो वो भी यही पूछता था, यही सवाल करता था कि क्या आपके पास बिस्किट है। तो इस तरीके से जितनी भी सेल्स टीम है वो फिर स्विच होके मुख्तलिफ शॉप्स में जाके एज अ कस्टमर बन के वो उस दुकानदार से ये पूछते थे कि क्या आपके पास वो वाला बिस्किट अवेलेबल है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। दुकानदार फिर ये सोचने पे, ऑब्वियसली जब आपके पास कस्टमर का फ्लो आ जाता है कि भाई वो वाला बिस्किट है, अब आप तो ये सोचोगे कि भाई ये वाली प्रोडक्ट तो अभी आई नहीं है मार्केट में। तो फिर आपको क्यूरियोसिटी हो जाती है कि कस्टमर तो मांग रहे हैं लेकिन हमारे पास नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, आपने कस्टमर के लिए सोल्यूशन निकालना होता है, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है, ना कि आप वही प्रोडक्ट सेल करो जो कि बाकी सारे भी सेल कर रहे हैं। तो कम से कम अपने बिजनेस में वो यूनिकनेस लाएं कि जो आपके बिजनेस को एक ब्रांड बना सके, उसकी एक प्रॉपर एक आइडेंटिटी बन सके, लोगों के जहनों में वो एक अच्छे उसमें पॉजिटिव वे में बैठ सके कि हाँ वाकई ये ब्रांड है। तो फिर क्या हुआ कि जब वो सेल्स के बंदों ने पूरा एक महीना जब ये स्ट्रैटेजी अप्लाई की, वो मुख्तलिफ शॉप्स में जाके जब वो एज अ
कस्टमर पूछते रहे बिस्किट के बारे में, तो फिर दुकानदार के उसमें ये हुआ कि यार ये कौन सा बिस्किट आया जो अभी हमारे पास मार्केट में नहीं आया लेकिन कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, महीने बाद जब ये स्ट्रेटजी उन्होंने चलाई के बाद वही मैनेजर, उनका जो मैनेजर्स थे वो क्या, उन्होंने क्या किया, वो बिस्किट्स वगैरह लेके गए उन्हीं शॉप्स में और उनको कहा कि हमारे पास मार्केट में एक नए बिस्किट्स आए हैं, तो क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे? तो दुकानदारों ने कहा कि हाँ वाकई हमारे पास काफी कस्टमर्स आते रहे हैं और इस बिस्किट्स के बारे में पूछते रहे हैं। तो ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। तो मुख्तलिफ ब्रांड्स मुख्तलिफ तरीके से आपका माइंड कैच करने के लिए उस प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अब ये मुख्तलिफ टेक्निक्स होते हैं प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप बात करें आईफोन की, तो आईफोन लोग क्यों परचेज करते हैं? अब ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आईफोन लोग क्यों ज्यादा परचेज करते हैं। द मेन रीजन इज कि वो एक लग्जरियस प्रोडक्ट है। उसने अपनी आइडेंटिटी ऐसे बनाई है कि वो इतना लग्जरियस शो होता है। अब आपको मैं एक बात बताऊं आईफोन की, ठीक है? अब अगर मैं आईफोन में जाती हूँ ना, ये लोग, आपने कभी इसको एडवर्टाइजमेंट लगाते हुए देखा है कि इन्होंने कभी ऐड लगाया हो अपना? इन्होंने कभी अपना सोशल मीडिया पे ऐड लगाया? आप लोगों में से किसी ने देखा है इन्होंने सोशल मीडिया पे ऐड लगाया? नो मैम। बिल्कुल नहीं। ये जो जितने भी ब्रांड्स हैं ये कभी भी अपने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। क्यों नहीं करते? कहते हैं भाई हम तो खुद एक ब्रांड है, हमें क्या जरूरत है एडवर्टाइजमेंट करने की, लोग हमारी तरफ खुद खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने हम सब के जो कहते हैं ना, हम सबको काबू में कर लिया है। अब देखें, ये एक आईफोन है और आईफोन का अगर आप देखें, इन्होंने जो अपना स्मॉलेस्ट वर्जन जो स्टार्ट किया था, इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो इसकी, मैं सिक्योरिटी की बात कर सकती हूँ, इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, इसका कैमरा अच्छा है, इन्होंने अपने कैमरे पे बड़ा फोकस किया है। अच्छा, इनका एक दफा एक मसला ये है कि भाई आपका अकाउंट अगर उसका पासवर्ड आपको भूल गया तो बस फिर रिकवर करना मुश्किल है। काफी और प्रॉब्लम्स लोगों को सुनने को मिलती हैं। अच्छा, आईफोन का ज्यादातर मैंने जब सर्वे करती हूँ या मुझे अक्सर मालूम होता है तो लोग क्या कहते हैं कि आईफोन हमारे लिए यूज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे जितने भी यूजर्स हैं वो एंड्रॉयड यूजर हैं। तो सैमसंग और आईफोन में क्यों इतना सख्त मुकाबला है? ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सैमसंग को ले लूं, तो सैमसंग और आईफोन में तो ऐसा जबरदस्त किस्म का मुकाबला है कि आप अगर इनकी प्रोडक्ट्स देखें, ठीक है, अब ये देखें, गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। अब इसके साथ पेन भी मिलता है, कैमरा इसका सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब इन्होंने और भी प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन अगर हम मोबाइलों की बात करें तो सैमसंग ने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो अपनी ऑडियंस पे किया है। तो ये आपके लिए बिजनेस का टिप है कि फोकस ऑन योर ऑडियंस। अपना इंटरेस्ट मत देखें, अपनी खुशी मत देखें, इसमें ऑडियंस की खुशी देखें कि आपके बिजनेस से आपकी ऑडियंस को क्या फायदा हो सकता है। सो दैट्स वाई आपके एंड्रॉयड यूजर्स बहुत ज्यादा हैं। द रीजन इज कि वो यूजर फ्रेंडली है, उसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ऑल्दो सैमसंग की अगर इस मोबाइल की भी हम प्राइस देखें तो बहुत ज्यादा हाई है, ये भी लाख में जाता है और सेम एज इट इज आईफोन का भी। लेकिन आईफोन के अब जितने भी वर्जन हैं वो तकरीबन ही सेम है, बिल्कुल तकरीबन सेम है। तो आप ऑब्वियसली फिर किसको प्रेफर करेंगे? अब कैमरा ये अगर आपने सिर्फ देखना है तो फिर आईफोन के लिए क्योंकि अगर लोगों ने शोशा छोड़ना होता है तो फिर आईफोन, ठीक है। लेकिन अगर सैमसंग की बात की जाए तो एज अ यूजर फ्रेंडली सैमसंग जो है वो हमारे लिए, तो इन दोनों का कंपटीशन इस बेसिस पे लगा रहता है। सैमसंग कोशिश करता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो जरा ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो, वो यूज कर सके, उसको आसानी हो। और कैमरे पे भी वो फोकस रखता है, क्योंकि आईफोन और सैमसंग के अगर अक्सर आप एडवर्टाइज सैमसंग के आप एड्स देखें तो आपको पता चलेगा, टीवी कमर्शियल्स वो अक्सर चलाते हैं तो उसमें वो दिखाते होते हैं कि एप्पल को compete करने के लिए ना अक्सर टॉन्ट भी मारते होते हैं। इसी तरीके से आप इन ड्राइव और करीम वालों को देखें, उनके दिन के दरमियान कैसा कंपटीशन लगा रहता है, वो कैसे बिलबोर्ड्स लगाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कैसे कैंपेन्स चलाते हैं। तो ये काफी कंपटीशन होता है। और अगर आप इस कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसका पहला मेन मकसद ये है कि अपने बिजनेस के लिए आप सबसे पहले तो रिसर्च जरूर करें। ठीक है, आपके लिए रिसर्च बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा बिजनेस ओपन करना चाहिए और आपकी ऑडियंस को कौन सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिल रहा है। तो जब आप यही प्रोडक्ट्स अपने लैपटॉप या मोबाइल के जरिए सेल करना शुरू कर देते हैं,
लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल तो होता ही है, लेकिन अगर आप इसको सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, आप इसमें वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, आप इसमें वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोग जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो एक्चुअली में मेन मकसद ही डिजिटल मार्केटिंग का ये है कि आपकी अब इन दोनों को मिलाएं तो इनकी डेफिनेशन यही बनती है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करा इन अ यूनिक वे थ्रू मोबाइल और लैपटॉप और इंटरनेट सर्विसेज, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू वेबसाइट, थ्रू वीडियो कंटेंट। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। अब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ बहुत सारी टाइप्स आती हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, इसके अलावा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये अपने पास नोट कर लें। ठीक है, किसी को वर्ड फाइल चाहिए हुआ तो मैं दे भी सकती हूँ। इसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, इसके अलावा हमारे पास आता है कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, आजकल जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो पर्सनल ब्रांडिंग भी चल रहा है, पर्सनल ब्रांडिंग भी इसमें आ चुकी है। इसके अलावा एसएमएस मार्केटिंग, ये पाकिस्तान में तो अब ज्यादातर नहीं चलता, एसएमएस मार्केटिंग थोड़ा सा डाउन हुआ है, ये अब ज्यादा नहीं चलता। इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। तो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अब आप ने इनमें से अगर कोई एक स्किल भी सीख ली तो आप घर बैठे इजीली अर्न कर सकते हैं। आप घर बैठे इजीली इस फील्ड पे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप खोल के 2 से 3 घंटे अगर आप इसको दें, आप इजीली एक क्लाइंट का काम कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्लाइंट हमें तकरीबन मिनिमम जो है 35 से लेके 1 लाख तक चार्ज करता है। ठीक है, हमें हमारी सर्विस चार्जेस होते हैं। इसी तरह सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसके लिए भी हमें क्लाइंट तकरीबन 35,000 से लेके 35 मिनिमम है, बहुत ही मिनिमम है, बट 1 लाख तक इसकी भी सैलरी जाती है। मैं रिमोट बेसिस की बात कर रही हूँ, वो फीमेल जो कि बिल्कुल रिमोट बेसिस पे वर्किंग करना चाहती हैं। इसी तरीके से ईमेल मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग पे भी आप काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप इन्फ्लुएंस मार्केटिंग पे भी काम कर सकते हैं। तो अच्छी खासी, फिर बाकी जो कंटेंट मार्केटिंग है, आपको पता है कंटेंट की तो जरूरत सोशल मीडिया, अब कंटेंट नहीं होगा, वीडियो नहीं होगी, तो ना सोशल मीडिया पे उसका फायदा है, ना सर्च इंजन पे उसका कोई फायदा है, ना ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, ना इन्फ्लुएंस मार्केट। क्योंकि आपको देखो, जब आपको बात करने का तरीका ही नहीं आएगा, जब आपको कस्टमर को पिच करने का तरीका ही नहीं आएगा, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे, फिर आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए जरूरी है कि आप इन, जरूरी नहीं है कि आप इन सारी की सारी टाइप्स को रट लें या इसको सीख लें या नहीं, आप इनमें से किसी एक, अब मेरी जो स्पेशलिटी है वो मेन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में, लेकिन उसके साथ साथ कंटेंट मार्केटिंग भी आ गई, उसके साथ साथ पर्सनल ब्रांडिंग करना भी आ गई, उसके साथ साथ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी आ गई और ईमेल मार्केटिंग भी आ गई। लेकिन चूंकि मैं ऑब्वियसली, जब आप ऑनर बन जाते हो तो फिर आपको सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तो मेरे फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हालांकि मैंने स्टार्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से लिया था, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा था इस चीज को फर्दर आगे लेके जाने में, तो इस वजह से फिर हमने सोशल मीडिया, मैंने अपने लिए आसानी की और सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ गई, क्योंकि मुझे जरा ये आसान लगा। जी जी बिल्कुल, मैं वर्ड फाइल आपके साथ शेयर करूंगी। हाँ, आईफोन में तो बैटरी का वाकई बड़ा मसला है। ठीक है, अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ना, कि आप मुझसे दोबारा कीजिएगा, मैं इसका फिर आपको जवाब दूंगी, क्योंकि अभी 1 मिनट से कम रह गया, हम दोबारा ज्वाइन करते हैं ना, तो फिर उसमें ये मैं आपको मुझे क्वेश्चंस जो है वो दोबारा कीजिएगा, ताकि मैं फिर आपको रिपीट कर दूंगी ये क्वेश्चंस। ठीक है, इनका आंसर मैं आपको दे दूंगी। क्लाइंट्स कैसे फाइंड करते हैं सुमैया, वो भी बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स हैं, और इनमें से आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी बना सकते हैं, सिर्फ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एजेंसी भी बना, टाइप पे भी एजेंसी बना सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक ग्राफिक डिजाइनिंग की एजेंसी भी बना सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफर हो गया, या वीडियो वीडियो एडिटिंग हो गई, पॉडकास्ट वगैरह हो गए, आप सिर्फ इस पे भी एजेंसी बना सकते हैं। तो इनमें से एक एक टाइप पे भी आप एजेंसी बना सकते हैं, और एजेंसीज बनी हुई हैं।
आप अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो है यहाँ पे सिर्फ ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग बना हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग में फिर उसकी सारी लेकिन अगर आप एक एक उस पर भी करें तो आपको अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग अपनी जगह एक बहुत बड़ी दुनिया है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनी जगह एक बहुत बड़ी दुनिया है। ईमेल मार्केटिंग अपनी जगह एक बहुत बड़ी स्किल है। कंटेंट मार्केटिंग अपनी जगह एक स्किल है। पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत ही जरूरी है, वो सबके लिए बहुत जरूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग अब मैं आपको इन सब का बताती हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है ना, देखिए फेसबुक है। अब फेसबुक पे मेरा ब्रांड है, मैंने उसका उसके प्रोडक्ट्स अपलोड की हुई हैं। मैं यहाँ पे अपना कैप्शंस भी डाल रही हूँ, मैं वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपना पेज बना के अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे ये फॉलोअर्स बने हुए हैं। अब इन फॉलोअर्स को आप कैसे इंक्रीज करते हैं? फॉलोअर्स या तो हम फेसबुक की अगर बात करें ना तो आप फॉलोअर्स जरा कम ही एंगेज होते हैं यहाँ पे हमारे पास। अब असल में बिजनेस पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है। अगर तो आपका बिजनेस जो है वो, मैं आपको यहाँ बताती हूँ, बिजनेस अगर जो है वो आपका फीमेल कैटेगरी से रिलेटेड है तो आपके लिए जो है इंस्टाग्राम और टिकटॉक बहुत बेस्ट है। ये दो प्लेटफॉर्म्स आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो मेल कैटेगरी से रिलेटेड है तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे भी सेल हो जाती है, तीनों पे सेल हो जाती है। ठीक है। और अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसी कैटेगरी का है कि वो खाने से रिलेटेड है तो फिर वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल जाता है। अब मैं आपको इसकी साइकी बताती हूँ कैसा है क्यों। देखिए, खाने का शौकीन तो हर बंदा होता है। आप अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो आपको खाने की अगर चीज नजर आ जाए तो फिर आपका वाकई दिल करता है कुछ खाने को या वहां से ऑर्डर करने को। तो रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे आप, चाहे आप फेसबुक पे मार्केटिंग करें, चाहे वो आप उसकी इंस्टाग्राम पे करें, चाहे वो आप उसकी टिकटॉक पे करें, तो आपको हर जगह से उसकी सेल रिसीव होगी। ठीक है। या चाहे आप उसकी एसईओ करें, तो रेस्टोरेंट तो एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो जाता है, लेकिन इसमें एक्सपेंस भी जरा ज्यादा लगता है। इसके बाद अगर फीमेल कैटेगरीज की बात करें तो फीमेल, आपको पता है कि ज्यादातर जो फीमेल्स है वो कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करती है? ऑब्वियसली वो इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करती हैं। टिकटॉक भी यूज करती हैं, लेकिन इंस्टाग्राम तो सबसे ज्यादा यूज करती हैं। तो फीमेल्स के लिए इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक जो है वो फीमेल प्रोडक्ट्स या फीमेल कैटेगरीज के लिए जो है हमारे पास ये दो प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा बेस्ट हैं। इसी तरीके से अगर बात करें मेल प्रोडक्ट्स की, तो मेल प्रोडक्ट्स में जैसे घड़ियां हो गई, उनके लिए परफ्यूम्स हो गए, उनके लिए वॉचेस हो गए। खैर वॉचेस और घड़ी की बात है, लेकिन अगर बात करें कपड़ों की बात करें या शॉल्स की बात करें या पेशाबी चप्पल की बात करें, तो इस तरह मेल कैटेगरी में और जितने भी बिजनेसेस आते हैं तो वो उनके लिए फेसबुक बेस्ट है, क्योंकि फेसबुक आपको पता है कि मेल ज्यादातर फेसबुक भी यूज करते हैं, टिकटॉक भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम वो काफी कम ही यूज करते हैं। लेकिन अक्सर जो फीमेल्स हैं ऑब्वियसली वो भी मेल प्रोडक्ट्स लेती हैं, या अपने फादर को, अपने हस्बैंड को, या फिर अपने ब्रदर को गिफ्ट करने के लिए, तो हम मार्केटिंग उसकी वहां भी करते हैं। अब अगर बात करें हम प्रॉपर्टी वाले बिजनेस की, तो फिर आपको पता है कि प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड कौन लोग होते हैं? ज्यादातर मेल कैटेगरी वाले जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी में जरा ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, वो इन चीजों को डील अच्छे तरीके से करते हैं। तो इस वजह से अब जैसे रियल स्टेट वाले जितने भी बिजनेसेस हैं तो वो हम सारे के सारे कहाँ करते हैं? हम यहाँ फेसबुक पे करते हैं, क्योंकि फेसबुक में उसका जो है उसकी मार्केटिंग काफी अच्छी होती है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, मेरे पास रेस्टोरेंट वो, ये देखें, ये मेरे पास एक बिजनेस है। ठीक है। इनके पास बहुत सारे प्लॉट्स हैं, ये प्लॉट सेल करते हैं। तो अब जब ये प्लॉट सेल करते हैं तो ऑब्वियसली मैं इनकी मार्केटिंग कहाँ कर रही हूँ? मैं इनकी फेसबुक पे कर रही हूँ। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ रेस्टोरेंट्स की, तो रेस्टोरेंट्स के लिए तीनों प्लेटफॉर्म ही बेस्ट हैं। और अगर मैं बात करूँ उसकी फीमेल प्रोडक्ट्स की, तो फीमेल प्रोडक्ट्स में हमारे पास यहाँ पे इंस्टाग्राम पे अगर मैं जाती हूँ, इंस्टाग्राम, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये वाला ब्रांड दिखाती हूँ। ठीक है। इस पे तकरीबन हमने काफी ज्यादा वर्किंग की। अब ये आप देखें, ये देखें। ठीक है। अब ये सारी फीमेल प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो हमें इंस्टाग्राम से हुआ। अब उसकी एक मेन वजह क्या थी कि हमने इसमें इन्फ्लुएंसर्स को भी लिया हुआ था। ये इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये सारी प्रोडक्ट्स को के लिए वीडियोस भी बनाती हैं। अब ये देखिए इन पे कितने ज्यादा इन पे व्यूज आए हुए हैं, लाइक्स आए हुए हैं। अब ये देखो, इनको तो जानते होंगे, फातिमा फैसल, सिस्ट्रोलॉजी की। ठीक है। इनको भी हमने पेश किया था। ये सारी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग होती है। अब इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में क्या होता है कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जिनके लाखों में फॉलोअर्स होते हैं,
अब वो क्या करती हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स को लेती हैं और इस पे वीडियोस बनाती हैं और हमें भेजती हैं। तो इससे क्या होता है कि हम एड्स लगाते हैं तो हमें जरा ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, और हमारे ऑर्डर्स भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं, ऑर्डर्स बड़े अच्छे आ जाते हैं हमें। ठीक है, तो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब इन इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी अपनी जगह इसकी भी एक अपनी पूरी एजेंसी बनती है। अब कैसे एजेंसी बनती है, लाइक पीआर एजेंसीज, अगर आप सर्च करें तो आपको पीआर एजेंसीज भी मिलेंगी, जिसमें ये जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, तो ये उनके साथ कनेक्टेड होती हैं, कोलैब कर रही होती हैं, और वो जो पीआर वाले होते हैं वो फिर हम ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करते हैं कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवानी है या उसको उसके लिए वीडियोस बनवानी है तो हम आपके साथ कोलैब कर सकते हैं। तो ये इनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, तो हमारे फॉलोअर्स कुछ इस तरीके से भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ अगर फॉलोअर्स इंक्रीज हुए तो ये इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हुए हैं। इनको आप जानते भी होंगे, ये हायरा अरमान है, इसके अलावा इनकी वीडियो भी आप चेक करें। तो हम इस तरीके से इंस्टाग्राम पे हैं या जो यूट्यूबर्स हैं हम उनको लेते हैं और उनकी वीडियोस को हम प्रॉपर एडिट करके उनको अपलोड करते हैं, और उसके बाद फिर हम इन पे एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, तो हमें उससे बहुत अच्छी सेल आती है। इवन ये भी अपने रील्स पे और स्टोरीज पे अपलोड करती है ना, तो उससे हमें काफ़ी अच्छी रीच आ जाती है और बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। सो ये होता है कि हमें इन्फ्लुएंसर ज़रा ढूंढ के निकालनी पड़ती हैं। उसकी मेन वजह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके फेक फॉलोअर्स होते हैं। तो फॉलोअर्स इंक्रीज करने का एक ये भी बेस्ट तरीका है, लेकिन इन्फ्लुएंस मार्केटिंग ज़रा से एक्सपेंसिव है, क्योंकि हमारी ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनकी एक की प्राइस जो है वो तकरीबन ये एक लेती हैं 60,000 लेती हैं, 50,000 लेती हैं, अब ये 20,000 में भी कर देती हैं। ठीक है, तो हर एक के अपने अपना है कि जो जिस तरीके से वीडियोस बनाता है उस तरीके से वो चार्ज करता है। अब अगर वो विदाउट फेस है तो वो कम चार्ज करेंगे, अगर वो विद फेस है तो वो ज्यादा चार्ज करेंगे। तो ये हमारे पास देखिए सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग है लेकिन इसके अंदर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग भी आती है, तो फिर आपको सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं इसमें। अब इसी तरीके से आप जितने भी बिजनेसेस हैं, अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वो उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो आपने सिर्फ उसी आप बेशक सारे प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट्स बनाएं, आप फेसबुक पे भी बनाएं, इंस्टाग्राम पे भी बनाएं, टिकटॉक पे भी बनाएं, लिंक्डइन पे भी बनाएं, सब जगह बनाएं। लेकिन कोशिश ये करें कि जो प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है उस पे आप ज़्यादा मार्केटिंग करें या उस पे आप ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उससे आपको फायदा होगा और आपका पैसा जो है वो गलत जगह पे नहीं लगेगा, आपकी एडवर्टाइजमेंट गलत जगह पे स्पेंड नहीं होगी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो फिर हमारे पास हम फेसबुक पे कैसे फॉलोअर्स इंक्रीज करते हैं, कैसी पोस्टिंग करते हैं। अब आपको पता है कि लोगों को क्या चीज़ पसंद है। अब आप अगर मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में हम रील्स ज़्यादा देखते हैं, तो हमारी जो अट्रैक्शन है वो सारी की सारी रील्स ने ले ली है। पहले ये स्ट्रैटेजी टिकटॉक ने अप्लाई की थी, टिकटॉक ने सारी उससे जो है ना फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने कॉपी करके अपने ऊपर भी अप्लाई कर ली। अब आहिस्ता आहिस्ता लिंक्डइन भी जो है वो रील्स लेके आ रहा है। तो देखिए ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सेल करते हैं। अब सर्विसेज में देखिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रही हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती हूँ। मैं ये सारी सर्विसेज फेसबुक पे भी दे सकती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी दे सकती हूँ, लेकिन देखिए मेरे लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम इतना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रही हूँ। और मुझे तो ऐसे ब्रांड चाहिए कि जो अम, मतलब जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी हो या जिनको वेबसाइट्स बनवानी हो, तो मैं तो फिर ऐसे लोगों को पिच करूंगी ना कि जो बिजनेस ओनर्स होंगे। तो अब बिजनेस ओनर जो है वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो नहीं बैठे हुए, तो वो कहाँ पे बैठे हुए, वो लिंक्डइन पे बैठे हुए। तो मैं क्या करूंगी, मैं लिंक्डइन से अपने क्लाइंट्स को पिच करूंगी। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा वो क्या है, लिंक्डइन है। तो सर्विसेज अगर आप सेल कर रही हैं और अगर आप सर्विसेज जो है वो टेक्निकल सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए लिंक्डइन जो है वो सबसे बेस्ट है। या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आप सर्विसेज दे रहे हैं तो वो सारे के सारे लिंक्डइन पे भी सेल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी सर्विसेज की, ट्रैवल एजेंसीज वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी उनकी मार्केटिंग किधर हो सकती है। अब आप देखें ट्रैवल एजेंसीज वगैरह, अब ये आपने सोचना है, आपने देखना है कि आप अगर अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं तो वो कौन से प्लेटफॉर्म पे किधर कैसे चलेगा। आपका यहाँ पे सारा माइंड गेम चलता है कि आपकी एक्चुअल ऑडियंस कौन सी है, आपकी ऑडियंस कहाँ पे मौजूद है, आपकी ऑडियंस को प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, आपकी अपनी ऑडियंस को आपने कैसे
अपने बारे में बताना है, कैसे उसको अपने बिजनेस के बारे में अवेयर करना है, कैसे उसको समझाना है, उसको गाइड करना है, या उसको अपने बिजनेस का पूरा मॉड्यूल बताना है। तो ये बताने के तरीकेकार को हम मार्केटिंग और मार्केटर कहते हैं। लेकिन ये ट्रिक वो बंदा बहुत अच्छे तरीके से करता है जो कि गलतियों से सीख सीख के आगे चलता है। तो बाकी ये है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप बेशक बिजनेस अगर नहीं भी स्टार्ट कर सकते, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी एक स्किल सीखें और उस स्किल्स की आप सर्विसेज देना शुरू हो जाएं लिंक्डइन पे, आप अपने पर्सनल नेटवर्क में। क्योंकि मैंने कभी भी फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक अगर आप बात करें फाइवर की या अपवर्क की, मैंने उसमें अकाउंट नहीं बनाया। और मैंने हमेशा जो फोकस किया वो मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे किया है। मेरे साथ वो लोग कनेक्टेड हैं जो कि सीईओज हैं या जो ओनर्स हैं। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि मेरे पास जो जितने भी ओनर्स हैं, अब उनको मेरी सर्विसेज की जरूरत हो सकती है। तो मैं ऐसे लोगों को अपने साथ कनेक्शन में ऐड करती हूँ जिनको मेरी सर्विसेज की जरूरत होती है। तो यहाँ पे अगर आप मेरी प्रोफाइल देखें तो मैंने अपनी प्रोफाइल में अपनी सारी स्किल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो आपके लिए भी ये बहुत बेहतर है कि अगर आप भी अपनी प्रोफाइल्स को इसी तरीके से अपडेट कर दें। इसी तरीके से अगर लिंक्डइन है, अपने लिंक्डइन अकाउंट्स को अपडेट करें। उसको ऐसे अपडेट करें जैसे ये आपकी प्रॉपर सीवी है या आपकी प्रॉपर रिज्यूमे है। क्योंकि ये जो रिज्यूमे है ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ कि आजकल लोग रिज्यूमे नहीं देखते, वो आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हैं कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल कैसी है, आपने उसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है। जिस तरीके से आप अपने सीवी में या अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं अपने स्किल्स के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो सेम एज इट इज आप अगर लिंक्डइन पे कर लें तो उनके लिए ये बहुत अच्छा होगा, बल्कि आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि लोग आपको प्रोफेशनल समझेंगे तो वो आपसे ज्यादा ऑब्वियसली कोलेबरेट करेंगे या आपके साथ कनेक्शन में रहेंगे। तो आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करें। इसी तरीके से मैंने अपने फेसबुक को भी अपडेट किया हुआ है, सेम एज इट इज मैंने अपने इंस्टाग्राम को भी अपडेट किया हुआ है, और सेम एज इट इज मैंने टिकटॉक को भी। तो आप जितना अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे, आप जितना पर्सनल ब्रांडिंग से मुराद ये है कि आप अपनी स्किल्स के बारे में लोगों को बताएंगे, लोग उतना आपसे आपकी स्किल्स की सर्विसेज लेंगे। अगर आपके पास कोई भी स्किल है और आप उसको प्रमोट नहीं करते हो, अपने जरिए नहीं बताते हो, तो आपके बिजनेस कभी भी प्रमोट नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप बात करें शाहिद अफरीदी की, शाहिद अफरीदी खुद एक ब्रांड बन चुका है, उसको लोग जानते हैं, उसके बहुत सारे फैंस हैं। उसने क्या किया, उन्होंने अपना एक ब्रांड ओपन कर लिया। अब उनका जो क्लॉथिंग ब्रांड है, वो अपनी मार्केटिंग, अपनी एडवर्टाइजमेंट वो खुद अपने थ्रू करवाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है। तो अब जो आपका बिजनेस है वो इंडिविजुअली प्रमोट नहीं हो सकता जब तक आप सामने नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से अगर मेरी कंपनी को कोई जानता है तो वो क्यों जानता है? वो मेरी वजह से जानता है। द रीजन इज पर्सनल ब्रांडिंग। क्योंकि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर तो रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी मार्केटिंग नहीं करूंगी तो मेरे ब्रांड को लोग कैसे पहचानेंगे? तो आजकल जो सबसे ज्यादा मैं जो ट्रेंडिंग चीजें बताती हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं हमेशा ट्रेंड के साथ वाली चीजें बताती हूँ, पुरानी चीजें बताने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता। तो पर्सनल ब्रांडिंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें कि अपने लिंक्डइन को अपडेट करें, अपने फेसबुक प्रोफाइल को अपडेट करें। इसको प्रोफाइल को लॉक करके ना रखा करें, आपको प्रोफाइल को लॉक करके करने का कोई फायदा नहीं है। आप उसको अगर प्रोफेशनल रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते उतने ज़्यादा आपके पास खुलेंगे। ठीक है। और अपनी फ्रेंड लिस्ट को जरा चेंज करें, अपनी फ्रेंड लिस्ट में जरा सीईओज को और ऑनर्स को जरा ऐड किया करें। जरूरी नहीं है कि पहले जरा बंदे की प्रोफाइल देख लिया करें, आपको प्रोफाइल से बड़ा अंदाजा हो जाता है। स्पेशली फीमेल्स की तो छठी हेज बड़ी तेज होती है, उसको तो आइडिया हो जाता है कि कैसे लोगों को वो अपने साथ ऐड कर रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आप इनमें से किसी एक टाइप में भी अगर एक्सपर्ट हो जाती हैं तो आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकती हैं और आप इससे सर्विसेज भी दे सकती हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड चूज करें। और इसमें अगर आप जरा एक दो घंटे इसको बैठ के दें, तो स्टडीज कर रही हैं, स्टडीज के साथ भी आप एक दो, क्योंकि मैंने अपना सारा जो करियर है वो स्टडीज के टाइम पे ही बनाया, मैंने यूनिवर्सिटी के टाइम पे ही बनाया। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर आप भी कर सकती हैं। ये फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। क्लियर है? और फोकस करना है कि आपने गोल सेट कर लेना है कि मैंने ये गोल अचीव करना है। तो उस गोल के साथ साथ आपने अपनी स्किल्स को देखना है। और ये भी नहीं है कि आप एक जगह डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं तो फिर आप अमेजोन वाले में भी घुसे हैं, फिर आप ई कॉमर्स वाले में भी घुसे हैं। एक फील्ड को लें और उसी में करें। अब मैं रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले, कुछ घंटों पहले ऐसा सीन हुआ कि
मैं कहीं गई हुई थी, वहां मुझे मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई और वो अमेजोन एक्सपर्ट थी। तो अब वो अमेजोन एक्सपर्ट कैसे, मैंने उससे जब उसका बैकग्राउंड पूछा तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वो फार्मेसी पढ़ रही थी। ठीक है, वो फार्मेसी पढ़ रही थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने अमेजोन पे काम स्टार्ट किया। वो ई कॉमर्स कर रही है। सो इट डजेंट मैटर कि आपकी डिग्री किस चीज में है, मैटर ये करती है कि अब आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। अब अगर आप इंटर्नशिप करने भी जाएंगे या फिर आप जॉब करने भी जाएंगे तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। आपके पास एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल वर्क और स्किल्स मैटर करती हैं। अब आपकी डिग्री जो है वो इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन अलबत्ता डिग्री आपका आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी आपने मिस नहीं करना। डिग्री आपके लिए जरूरी है, लेकिन साइड बाय साइड अगर आपके पास स्किल्स हों तो ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि जब आप अपनी डिग्री करके निकलेंगे तो आपको अपनी जॉब ढूंढने में मसला नहीं होगा और आपको जॉब्स बड़ी इजीली मिल जाएंगी। सो कोशिश करें कि अपनी डिग्री को भी कंप्लीट करें, लेकिन साथ साथ एक स्किल्स जरूर करें। उसकी मेन वजह यह है कि अगर आप मेरे पास भी आएंगे तो मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगी कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं, छोटे मैट्रिक के बच्चे भी आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे भी आते हैं, इंटर्नशिप करके जाते हैं। लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपके पास स्किल्स क्या है। मेरे लिए डिग्री मैटर नहीं करती, लेकिन मेरे लिए स्किल्स बहुत मैटर करती हैं कि आप क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करोगे, कैसे बात करोगे, कैसे जॉब के लिए अप्लाई करोगे। इवन मैं इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स को ये भी समझा रही होती हूँ कि कल को अगर किसी और ऑफिस में जॉब के लिए जाओगे तो कम से कम ये वाली बातें मत करना। ठीक है, ये बातें नहीं करनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें ऑफिस में बहुत ज्यादा नोटिस करती है और ये आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, आपके कैरियर के ऊपर। अगर आप पॉजिटिव वे में सारी चीजों को लेके जाते हैं तो आपका जो कैरियर है वो एक बड़ा पॉजिटिव वे में चलता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हर एक चीज़ पे। अब मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो आज सेशन अटेंड किया है, सो अल्लाह आप सबको कामयाब भी करे। अब मैं ज़रा क्वेश्चंस की तरफ भी आ जाती हूँ, क्योंकि टाइम मैं समझती हूँ कि आप लोगों का कीमती है। तो मैं आप क्वेश्चंस की तरफ आती हूँ, आप लोग क्वेश्चंस करें, मैं आप लोगों को आंसर करती जाती हूँ। अच्छा जी। मैम, आई एम एन इनविजिबल इन्फ्लुएंसर, आई कैन प्रोमोट इनविजिबल प्रोडक्ट्स। वो मुझे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख के ही पता लग गया था। आप काफी इनविजिबल किस्म के पर्सन हैं, बट लेट्स सी कि आप क्या प्रमोट कर रहे हैं। सो अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो मैं भी फिर, तो इनविजिबल से तो काम चलता ही नहीं है, आपको विजिबल होना पड़ेगा। अच्छा जी, वेबसाइट जो बनाते हैं वो तो ई कॉमर्स में नहीं आता। नहीं नहीं, देखो वेबसाइट बनाने वाले को ना वेब डेवलपर कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट बनाने को वाले को वेब डेवलपर कहते हैं। अब वेबसाइट वो अगर वर्डप्रेस पे बना रहा है, शॉपिफाई पे बना रहा है, तो शॉपिफाई वाले को शॉपिफाई डेवलपर कहते हैं, वर्डप्रेस वाले को वर्डप्रेस डेवलपर कहते हैं, कोडिंग वाले को भी वेबसाइट डेवलपर कहते हैं। हाउ टू प्रमोट अवर बिजनेसेस विदाउट पोस्ट बूस्ट। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो फेसबुक में अब इसका एल्गोरिदम काफी चेंज हो चुका है। अब बूस्ट के बगैर काम चलता ही नहीं है। ठीक है, अब बूस्ट के बगैर बिल्कुल भी काम नहीं चलता। उसकी मेन वजह यह है कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है वो फेसबुक पे खत्म हो चुकी है। अब जो फेसबुक पे चलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट चलती है। तो फेसबुक का एल्गोरिदम जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। बिल्कुल, मैं अपनी एड्स रनिंग स्ट्रेटजीज जो है वो शेयर कर सकती हूँ। आप वैसे मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में भी चेक कर सकते हैं, मेरे पास वहां पे भी हैं। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ एड्स रिजल्ट्स। हमने एक आध ऐड रन किया था और मैं आपको ऑर्गेनिक बाय नेचर के रिजल्ट्स दिखाती हूँ। वो हमारे पास काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स थे। बड़े जबरदस्त किस्म के रिजल्ट्स थे वो। ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए हमने काफी ऑर्डर जनरेट किए थे ना। आई थिंक 1000 ऑर्डर्स जनरेट कर लिए थे उसके लिए। अभी वो डैशबोर्ड भी हमारा बंद हुआ है, क्योंकि हमारी जो शॉपिफाई स्टोर है ना, उसकी उसकी पेमेंट हमारे क्लाइंट ने नहीं की हुई। तो तो वो जो है काफी ज्यादा। मैं बल्कि आपको दिखाती हूँ, यहाँ से दिखाती हूँ, एक मिनट।
यस। असल में इतने रिजल्ट्स पड़े होते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हमने किधर रखे। और मेरे पास तो वो भी बड़े गड़बड़ हो गए। तो ये हमारा शॉपिफाई का, ये मैंने टिकटॉक एड्स रन किए थे, ठीक है, और ये इस पे ऑर्डर्स आप देख सकते हैं। और ये हमारा स्टोर था। ये ऑर्गेनिक बाय नेचर जो है ना, ऑर्गेनिक बाय नेचर, ये उसकी सेल थी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने, आई थिंक ये 6 मंथ्स का रिजल्ट था। 6 मंथ जी। ये पिछले साल की बात है, ठीक है। ये हमारी सेल रही है। तो ये मैंने इन भाई के साथ भी शेयर किया था क्योंकि हमारे क्लाइंट ने मांगा था, तो मैंने उनके साथ ये शेयर कर दिया था। ये हमारा टिकटॉक का रिजल्ट था और टिकटॉक से जो है ना हमें ये सेल आई है। अभी असल में फेसबुक को, जो फेसबुक है ना, एक्चुअली में उसमें काफी स्लो डाउन हो गया। उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो गई है। उस पर अब रिजल्ट्स उतने कुछ खास नहीं आते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हमारे पास जो इंस्टाग्राम है उस पर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं। अब हम जो है डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के साथ काम करते हैं। हम इवन मेडिकल फील्ड के लोगों के साथ भी काम करते हैं। ये सारे हमारे क्लाइंट्स बनते हैं। ये सारे रेस्टोरेंट वाले, प्रॉपर्टी वाले, सर्विसेज हैं, ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं। मेडिकल में जैसे अगर आप देखें डॉक्टर्स हैं, हम उनकी भी मार्केटिंग करते हैं। अब जो ज्यादातर जो डिजिटल मार्केटर्स हैं ना, वो सिर्फ किसी एक कैटेगरी पे भी काम करते हैं। क्लॉथिंग ब्रांड है, के ज्यादातर ब्रांड्स वगैरह हो गए, ज्वेलरी है। अच्छा, फीमेल्स एक और काम भी कर सकती हैं। फीमेल्स के पास आर्ट्स की काफी चीजें होती हैं। जैसे आपने देखा हो गिफ्ट्स, गिफ्ट्स वगैरह, डील्स वगैरह, ठीक है। वो ये वाला बिजनेस भी कर सकती हैं। आजकल काफी ट्रेंड पे चल रहा है ये वाला बिजनेस। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ट्रेंड पे चल रही हैं। अच्छा, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स बिकॉज आई कंप्लीट माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बट नो क्लाइंट। अच्छा, अब आप इस तरह करो ना सुमैया, आप अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट कर लो, ठीक है। अपने लिंक्डइन को भी अपडेट कर दो। बाकी सबकी प्रोफाइल्स जरूर चेक करें कि उनकी प्रोफाइल्स कैसी बनी हुई है। तो जिसकी प्रोफाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे ना, उसकी तरह अपनी प्रोफाइल बना लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, क्लाइंट्स को, एक तो आप कोशिश करें लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे आप उनके साथ कनेक्शन बनाएं जिनको आपकी सर्विसेज की जरूरत है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग आपने कोर्स कर लिया तो कोशिश करें कि उसकी एक इंटर्नशिप आप जरूर कर लें। इसके साथ साथ आप उसमें जरा पहले सर्विसेज दे दें, ठीक है। उसके बाद एज अ फ्रीलांस उसमें आए तो जरा ज्यादा बेहतर है। मैं आपको इंटर्नशिप और जॉब का इस वजह से कह रही हूँ ना, क्योंकि आपको ऑफिस बेस काम करने का आइडिया हो जाएगा, या रिमोट बेस आपको अगर कोई जॉब मिलती है तो वो आपको उससे ही होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये काम किस तरीके से होता है। तो आपकी झिझक खत्म हो जाएगी। तो जब आप एज अ फ्रीलांस आते हो ना, तो फिर सारा बर्डन आपके अपने ऊपर आता है। उसका कोई मैनेजर नहीं होता। तो उस वक्त आपको खुद पर्सनली करना पड़ता है। तो इस वजह से आपके लिए प्रेफर ही मैं ये करूंगी कि आपने कोर्स कर लिए, आप लिंक्डइन पे, इंडीड पे आप इंटर्नशिप्स देखो। इंटर्नशिप पाकिस्तान तो नाम से ही जाहिर है, हो सकता है इंटर्नशिप भी आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। ये आप इंटर्नशिप करें पहले 3 मंथ्स की। उसमें आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है ना, तो जब आप वो टास्क करते हो फिर उसके बाद आप जरा फ्रीलांस करो, तो मैं ये समझती हूँ कि आपके लिए जरा ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, प्रोडक्ट सस्टेनेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है? अच्छा देखें, आपकी प्रोडक्ट में ना पोटेंशियल होना चाहिए। प्रोडक्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। शुरू में बिजनेस में प्राइस कम रखें, शुरू में प्राइसेस कम रखें। जब वो एक ब्रांड बन जाए तो फिर उसकी प्राइसेस आप हाई कर दें। लेकिन शुरू में आपको थोड़ी सी अपनी प्राइसेस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपको प्रॉफिट का नहीं, बल्कि आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसको आपने जरा दोबारा देखना पड़ता है, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे पता है हर कोई जब अपना बिजनेस ओपन करता है तो वो ई कॉमर्स या प्रोडक्ट्स को ही लेके बिजनेस ओपन करता है, कोई सर्विसेज नहीं सेल करता। तो बेहतर ये है कि अगर आप प्रोडक्ट अगर आपने ले भी ली है तो आप इस तरह करें, क्वालिटी के मुताबिक उसकी प्राइस रखें, क्वालिटी के मुताबिक अपना प्रॉफिट जरा कम रखें, प्रॉफिट कम रखें। शुरू में कोशिश ये करें कि जितनी इन्वेस्टमेंट की है वही इन्वेस्टमेंट आप रिटर्न में लेके आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आए ना, तो जरा उसको उसी पे ही दोबारा री इन्वेस्ट करते जाएं। तो कम से कम मैं समझती हूँ इकरा कि 1 साल, 1.5 साल जरूर लगता है एक बिजनेस को आ, मैं कहती हूँ स्टेबल होने में। मेरी कंपनी को साल से ज्यादा हो गया है, 2 साल भी शायद नेक्स्ट अगस्त में पूरे हो जाए। तो आप देखें स्टेबल होने में काफी टाइम लगता है। अब मेरे इस बिजनेस में बहुत अप एंड डाउन आए हैं।
कभी बहुत ऊपर होते हैं, कभी बहुत जीरो हो जाते हैं। तो ये चीज होती है बिजनेस में। डज द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ अवर बिजनेस रियली मैटर टू डू डिजिटल मार्केटिंग? अच्छा देखें, अगर तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए आपको फिजिकली भी टाइम देना पड़ता है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, हर तरीके से आपको बिजनेस के लिए टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आप सिर्फ और सिर्फ दिन का 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे आप मस्त हैं। ये एक स्किल है, इसको सीख लें तो फिर उसके बाद अगर आप अपना कोई सर्विसेज या बिजनेस करें तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कोशिश करें कि जब आप स्टडीज कर रहे हो तो उस टाइम अपना बिजनेस ना ओपन करें, उस वक्त आप स्किल्स पे फोकस करें। वो स्किल्स सीख लें उस टाइम तक, और फिर जब वो डिग्री या वो चीजें आपकी एक चीज साइड हो जाए फिर उसके बाद दूसरी चीज ओपन करें। ऐसे काम किया करें, 2 3 बिजनेसेस एक साथ बिल्कुल भी ओपन ना किया करें, कोई एक बिजनेस भी फिर आपका नहीं चलता। ये मेरी लिख के रख लें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैम हम लिंक्डइन पर किस तरह जॉब हंटिंग करें? मिस हमारा लिंक्डइन अपडेट है लेकिन नो रिस्पांस, आई एम यूआई यूएक्स डिजाइनर। अच्छा माशाल्लाह, यूआई यूएक्स डिजाइनर की तो बड़ी डिमांड होती है, और काफी आजकल उसकी स्किल्स के बारे में। आप फिर एक काम करें, आपको अगर आप लिंक्डइन पे सीईओज के साथ, फाउंडर्स के साथ, प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ, एचआरस के साथ आप कनेक्शन बनाएं, कोशिश करें एचआरस के साथ ज्यादा बनाएं। ठीक है, अगर आप जॉब देख रही हैं ना, एचआरस के साथ कनेक्शन बनाएं। दूसरों की पोस्ट पे, जो एचआर की पोस्ट है उन पे कमेंट्स करें, दूसरों की पोस्ट पे कमेंट्स करें, उससे आपके जो लिंक्डइन है उस पे रीच बड़ी अच्छी आती है। और ये काफी ट्रिक्स हैं इसकी। दूसरा ये कि जो एचआर है उसमें अब देखें, एक और चीज आप याद रखिएगा कि जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना तो काइंडली जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जरूर पढ़ लें कि आया आपको वो हायर तो कर रहे हैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर या एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ लिया करें, वो उसी बेस पे आपको हायर करते हैं और उसी बेस से आपसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो लिंक्डइन और इंडीड दोनों बेहतर है, और कोशिश करें नबिया कि आप अगर इंटरनेशनल उस पे करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंटरनेशनली अगर आप क्लाइंट्स पे सर्च करें, आप अपने जो कह लें इंडीड है, अगर आप डॉट पीके में सर्च करते हैं तो उसको डॉट पीके में नहीं, अगर आप उसको किसी दूसरी एक आध कंट्री आप सेलेक्ट कर लें, उस पे अगर आप सर्च करें तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। इज इट पॉसिबल कि प्राइस हाई रखें लेकिन प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिमिटेड रखें? क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी का ये है कि वो बिक तो जाएगी, मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट, अगर आपने ऐड लगाया, फॉर एग्जांपल आपने ऐड लगाया और आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बाकी कंपटीटर से हाई है, आपकी प्रोडक्ट नहीं सेल होगी। क्योंकि सारे यही कहेंगे कि भाई सईद गनी पे तो ये प्रोडक्ट 300 400 रुपए की मिल रही है, तो मैं आपसे प्रोडक्ट क्यों खरीदूं? ठीक है। तो आजकल तो हमारे क्लाइंट्स भी, बड़े कस्टमर्स भी हमारे बड़े समझदार हो गए हैं ना। तो असल में ये चीज़ है कि जब आपका स्टार्टअप होता है ना तो उस वक्त आप ना डिस्काउंट्स बड़ा चलाते हो। अभी ईद आ रही है, अगर आप में से किसी का कोई बिजनेस है तो कोशिश करें कि अभी से उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर लें। देखिए कुछ ऐसे टैक्टिक्स भी अप्लाई करें ना कि आप सेल तो बहुत बड़ी दे रहे हैं, लेकिन अब आप टीमों वालों को देखें, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप देखें, उनसे ही थोड़ी सी वो ले लें, स्ट्रेटेजीज ले लें, उन्हीं से ही थोड़ा सा आइडिया ले लें कि वो देखें वो किस तरीके से सेल दे के भी अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करवाते हैं। तो अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस एक तो उतनी रखें जिस क्वालिटी की वो है। कंपटीटर्स को भी देखें और साथ में आपने कितना इन्वेस्ट किया वो भी देखें, और पैकेजिंग मटेरियल और उन चीज़ों को भी देख के ज़रा ये काम करें तो आपके लिए ज़रा ज़्यादा बेहतर होगा। असल में बिजनेस में ये चीज़ें होती हैं, ये बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद ये चीज़ें डिसाइड होती हैं कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है। तो हमने कंपटीटर्स को बहुत ज़्यादा देखना होता है। कंपटीटर्स को तो हमेशा देखा करें कि वो क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सुमैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप सबके क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हैं। तो अगर और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच मैम जी। अगर और कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई थिंक मैम काफी हद तक क्यूरीज कवर हो गई हैं। जी, नबिया का एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम इज स्टडी और जॉब मैटर फॉर स्टार्टिंग अ जॉब और नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमारी फील्ड है ना, जैसे
आप अगर वेब डेवलपमेंट करती हैं या डिज़ाइनिंग करती हैं या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करती हैं या आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करती हैं, तो हमारी स्किल ऐसी है ना कि इसमें हम ना स्टडीज़ देखते हैं और ना एज देखते हैं। मेरे पास मैट्रिक का स्टूडेंट भी आता है, मेरे पास 9 क्लास का बच्चा भी आता है, मेरे पास यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटेड भी आते हैं, मेरे पास हर एज का बंदा आता है। ठीक है। लेकिन अगर उनके पास स्किल्स होते हैं तो मैं मोस्ट वेलकम उनको करती हूँ। इसकी मेन वजह यह है कि मेरे लिए स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है, स्टडीज़ और एज मैटर नहीं करती। हमारी फील्ड की सबसे अच्छी बड़ी बात यही है कि इसमें हम एज नहीं देखते। अभी आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मेरे फादर, उनकी एज अच्छी खासी होगी, ठीक है, इतनी भी अच्छी खासी नहीं है बट है, जवान है। वो उन्होंने अभी एसईओ सीखी है, वो एसईओ की प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि अगर मेरे फादर एसईओ अभी स्टार्ट कर सकते हैं तो फिर आप इस छोटी सी एज में भी ये काम कर सकते हैं। अभी मेरे फादर मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। तो मैं उन्हीं की एग्जांपल दूंगी कि एज मैटर नहीं करती है, आप किसी भी एज में जो है ये स्किल सीख सकते हैं। हाउ टू फिट इन द ऑलरेडी सेचुरेटेड मार्केट इफ आई वांट टू वर्क ऑन फाइवर और अपवर्क, एंड व्हाट इज द मोस्ट डिमांड स्किल इन टुडेज मार्केट। अच्छा देखिए, जब एक जगह कंपटीशन आ जाता है ना, तो उस जगह अगर तो आपका माइंड बड़ा स्ट्रांगली वो करता है तो फिर आप कोई ना कोई टेक्निक निकालते हैं। लेकिन जहां तक मेरी सजेशन है, फाइवर और अपवर्क पे जाने के बजाय, अपना टाइम वहां वेस्ट करने के बजाय, अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस रखें, क्योंकि असल में हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है क्लाइंट, और क्लाइंट चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपका वो क्लाइंट कैसे बनता है? कम्युनिकेशन से। फॉर एग्जाम्पल इकरा है, अब इकरा जो है मेरी, फॉर एग्जाम्पल वो अपना एक बिजनेस रन कर रही है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूंगी, मैं एकरा से कांटेक्ट करूंगी, मैं उनके साथ बैठूंगी, उनके बिजनेसेस के बारे में जानूंगी, उनका एक्सपीरियंस जानूंगी, क्या हुआ, आपने कैसे स्टार्ट लिया, ये वो। तो जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है ना, तो उसके बाद जाके इकरा को भी याद होगा कि हाँ, मेरी जुनैरा से मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपनी ये बातें बताई थी बिजनेस के हवाले से। तो जब आप कम्युनिकेशन करते हो ना एक क्लाइंट के साथ, तो उस टाइम वो आपका क्लाइंट बनना शुरू हो जाता है। जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू हो जाते हैं, आप फेसबुक पे भी आप देखें मुख्तलिफ ऐसे बिजनेस सीईओज बैठे हुए हैं या ऐसे, अलबत्ता वो आईटी से होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो मैं लाइक अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, हम बातचीत करते हैं, बिजनेस में ये हुआ वो हुआ। तो जब एक बिजनेस डिस्कशन चल रही होती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो फिर यही कहते हैं कि हाँ, इनके पास ये स्किल्स हैं तो हमें इसको करना चाहिए। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप फाइवर, अपवर्क या फिर ऐसे कम्पिटिटिव जगहों पे जाने के बजाय आप अगर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस रखें, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। और अगर स्किल्स की बात करें तो सारी स्किल्स आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। फिर चाहे वो एआई है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, चाहे वो ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सारी स्किल्स की डिमांड है। बट वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो तो उस चीज़ की डिमांड है। थैंक यू नबिया। मैम, बिजनेस स्टार्ट करते हुए एड्स हमें कब चलाने चाहिए? एड्स आपको ना तब चलाने चाहिए जब आपके पास एक अच्छा कंटेंट आ जाए। आपका फेसबुक पेज, आपका इंस्टाग्राम पेज, उस पर कंटेंट कुछ ना कुछ अपलोड होना चाहिए, उसमें रिव्यूज होने चाहिए। और अगर आप एक अच्छे लेवल का ब्रांड चलाना चाह रहे हैं तो आपके पास वेबसाइट भी होनी चाहिए। अगर आप शुरू पे वेबसाइट नहीं बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ अगर इंस्टाग्राम पे लेके चलें, डिपेंड करता है ना, बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। और अगर ऐड चलाना ही है ना, तो सबसे पहले किसी को प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हमेशा याद रखें कि एकदम से किसी को प्रोडक्ट नहीं सेल करनी। उसको बार बार अवेयरनेस दें अपने ब्रांड के बारे में। जरा आज जाके ना एक ब्रांड को सर्च करें, लाइफस्टाइल, जीरो लाइफस्टाइल, ठीक है, जीरो लाइफस्टाइल हो गया, बीएनबी हो गया, इन ब्रांड्स को जरा जाके चेक करें वो अपनी मार्केटिंग कैसे करते हैं। दाढ़ी मूछ हो गया, उनकी उनका कंटेंट जरा चेक करें आप। ठीक है, सेशन जो है वो एंड होने वाला। आई एम इंटरेस्टेड इन वीडियो एनिमेशन, इफ आई मेक यूट्यूब चैनल इट विल बी बेनिफिशियल और नॉट। आयशा, अगर आप यूट्यूब चैनल बना रही है ना, तो यूट्यूब के असल में आजकल एल्गोरिदम बड़ा चेंज हुआ है। यूट्यूब अब असल में ब्लॉगर्स का नाम पे हो गया ना, तो अब हम क्या कह सकते हैं। ठीक है। हाँ आयशा, अगर आप एक और काम ये करें कि अगर आप वीडियो एडिटिंग में और अगर 3D एनिमेशन या और उस तरफ जाती हैं या न्यू अपडेशन के साथ जाती हैं, तो होप्स हो कि आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं।
बट यूट्यूब चैनल मैं समझती हूँ खोलने का कोई फायदा नहीं है। उसकी मेन वजह यह है कि यूट्यूब की एल्गोरिदम काफी चेंज हो गया हमारे ब्लॉगर्स की वजह से। ठीक है। अच्छा, मीटिंग विल बी एंड आफ्टर 5 मिनट्स। आई थिंक इकरा, हमारा सेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चंस भी सारे हो चुके हैं। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आई थिंक यस, काफ़ी हद तक क्वेश्चंस और क्यूरीज कंप्लीट हो चुकी हैं सबकी। और मैं इसलिए कहती कि अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो मीटिंग 5 मिनट्स बाद एंड हो जाएगी, तो दोबारा ज्वाइन कर लें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हाँ। हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें इतना वैल्यूबल टाइम दिया और अपनी शेयर की जर्नी और इतनी थैंक यू वैल्यूबल सो टिप्स मच। दी एज अ जजाकल्ला। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटर्नशिप पाकिस्तान मेरी तरफ से भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे भी बड़ा मज़ा आता है क्योंकि मुझे शौक है इन चीज़ों का कि मैं जो मेरे पास एक्सपीरियंस आया है, क्योंकि मेरे टाइम पे तो नहीं कोई गाइड करने वाला था, तो जो किया खुद अपने ही बलबूते पे करना पड़ा। अपनी वो सारा कुछ खुद ही उठाना पड़ता है, खर्चा भी, सारी चीज़ें भी। तो अब अगर मैं समझती हूँ कि आजकल की जनरेशन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि बहुत सारे लोग अब ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। बट अपना मेंटोर एक आध ज़रूर ढूंढ के रखें। अपना आपके लिए एक मेंटोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको गाइड कर सके, आपको समझा सके। तो कोशिश करें कि आप जो भी फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपने लिए एक मेंटोर ज़रूर सेलेक्ट करें। तो उससे ये होगा कि आपको आगे मसला नहीं होगा। Okay, guys, so great, so informative session. Ma'am has explained everything so deeply. So I think we will end this session now. Stay tuned to Internship Pakistan for more exciting session. Until next, keep learning. Till then, Allah Hafiz. अल्लाह You, हाफिज़। Allah Hafiz.